जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे संगठन क्या होता है। बच्चों, जब कोई संस्था किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित की जाती है तो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन कार्यों को पूर्ण किया जाता है और जिनके साथ वह कार्य पूर्ण किया जाता है, यानी कि वह मनुष्य जो उस कार्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करते हैं, उनके पूरे ग्रुप को ही उस संस्था का संगठन कहते हैं। जी हाँ बच्चों, संगठन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या फिर संस्था या तंत्र को ही कहा जाता है जिसमें वह सभी मिलकर किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाएं पूर्ण करते हैं। संगठन से आशय ऐसी क्रिया से है बच्चों जिसके द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित किया जाता है। विभिन्न साधनों, उत्पादन के विभिन्न साधन कौन से होते हैं बच्चों? श्रम, पूंजी, संगठन, साहस, इन सब साधनों के बीच समन्वय में एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की प्रक्रिया को स्थापित किया जाता है, जिससे जो संगठन ने उद्देश्य बनाए हैं उनको प्राप्त किया जा सके, उसे कहा जाता है संगठन। एक अच्छा संगठन वही होता है जो आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना से कार्य करे और उद्देश्यों को प्राप्त करे, उसे कहा जाता है संगठन। अब हम जानेंगे बच्चों संगठन की विशेषता के बारे में। क्या क्या संगठन की विशेषताएं होती हैं, एक संगठन में क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला है कार्यों का विभाजन। जी हाँ बच्चों, संगठन के अंतर्गत कार्यों का विभाजन किया जाता है। संगठन में ग्रुप होता है एक व्यक्तियों का, जिसके अंदर जो कार्य हमें उद्देश्य प्राप्त करने के लिए करने होते हैं उन कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाता है। दूसरा है अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण। संगठन के अंतर्गत ही बच्चों अलग अलग कर्मचारियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करके बांट दिया जाता है। किस व्यक्ति को कौन सा अधिकार देना है यह संगठन के अंतर्गत ही तय किया जाता है। समन्वय की स्थापना। संगठन ऐसा होना चाहिए ताकि उन सबके अंदर एक दूसरे को समझने की भावना हो, सहयोग करने की भावना हो, तभी वह संगठन सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा। अगर उन सब में समन्वय नहीं है, मिलजुल कर रहने का लक्षण नहीं है, तो वह संगठन अच्छा नहीं होगा, वह कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगा। मधुर संबंधों की स्थापना। संगठन कर्मचारियों के बीच, प्रबंधकों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने का कार्य भी करता है। सर्वव्यापी। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम हर क्षेत्र में प्रयोग में ला सकते हैं, चाहे वह व्यापारिक हो चाहे गैर व्यापारिक, हर क्षेत्र में हम संगठन को स्थापित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे बच्चों संगठन का महत्व, उद्देश्य एवं लाभ क्या होते हैं, हमें संगठन से क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पहला है मितव्ययिताओं की प्राप्ति। मितव्ययिताओं मतलब जो खर्चे होते हैं उनमें कमी करना। संगठन के द्वारा ही हम अपने व्यवसाय के खर्चों को कम करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय व श्रम की मितव्ययिता। जी हाँ बच्चों, हम अपने व्यवसाय के जो उद्देश्यों को बनाते हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम अपने श्रम को और समय को कम से कम करें, जिससे हम अपने उद्देश्यों को जल्दी प्राप्त कर सके। तो ऐसा करने में भी संगठन हमारी पूर्ण सहायता प्रदान करता है। अगर अच्छा संगठन होगा तो वो कम समय में और कम श्रम में अच्छे से अच्छे कार्यों को पूर्ण कर सकता है। अगला है श्रम तथा पूंजी में मधुर संबंध स्थापित करना। श्रम मतलब श्रमिकों और पूंजी मतलब प्रबंधकों और प्रशासन, इन दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना संगठन का कार्य होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर इन दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित नहीं होते हैं तो उद्देश्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है। सेवा की भावना। संगठन ही सभी व्यक्तियों, सभी कर्मचारियों, श्रमिकों, प्रबंधकों के बीच सेवा की भावना उत्पन्न करता है, जिससे वह कार्यों में लाभ कमाने के साथ साथ कार्यों को अच्छे से करने की भी भावना रखते हैं। प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि। संगठन से जब हम कार्यों का विभाजन कर देते हैं, लोगों को अधिकार और दायित्व सौंप देते हैं, तो जो प्रबंधन का कार्य होता है उसकी क्षमता और अधिक बढ़ जाती है, वह अपने कार्यों को और अच्छे तरीके से पूर्ण कर पाता है। तो ये थे बच्चों महत्व, उद्देश्य या लाभ संगठन के महत्व थे। अब हम जानेंगे संगठन की प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया होती है एक संगठन को स्थापित करने की। सबसे पहले संगठन कैसे बनाते हैं ना, तो सबसे पहले संगठन के लिए हमें उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है कि जो संगठन हम बना रहे हैं उसको कौन से उद्देश्यों को पूरा करना है, क्या करना है, कैसे करना
काम हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या क्या करना है, तब उन कामों को एकत्रित कर लिया जाता है ताकि हम उसका बंटवारा कर सकें। क्रियाओं को एकत्रित करने के बाद चौथे चरण में कार्यों का बंटवारा होता है। क्रियाओं का बंटवारा, जैसे क्रय विभाग को क्रय का काम करने के लिए दे दिया जाता है, माल खरीदने का पूरा संपूर्ण कार्य उसे दे दिया जाता है। विक्रय विभाग को पूरा बेचने का काम दे दिया जाता है और वित्तीय विभाग को वित्त से संबंधित सारे कार्य सौंप दिए जाते हैं। ऐसे कार्यों को बांट दिया जाता है संगठन के अंतर्गत, हर एक विभाग के अंतर्गत। अब पांचवा चरण है अधिकार सौंपना या भारारोपण। जी हाँ बच्चों, पांचवें चरण में जब हम कार्यों को बांट देते हैं लोगों के बीच, विभागों के बीच, तब हम उन्हीं विभागों में से, उन्हीं समूह में से किसी एक को अधिकार दिया जाता है, उस पर अधिकार सौंप दिए जाते हैं कि अब आपके अंतर्गत इतने कर्मचारी कार्य करेंगे और इनका आपको ही नियंत्रण करना है। ये होता है अधिकार सौंपना। छठा चरण है समन्वय एवं संतुलन की स्थापना। जी हाँ बच्चों, छठवें चरण में जब हम लोग अधिकार एवं दायित्वों को सौंप देते हैं, तब समन्वय और संतुलनों की स्थापना की जाती है कि जिनको जो कार्य दिया गया है या जिनको जो अधिकार दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, क्या इनके आपस में संबंध मधुर है, संतुलन बना हुआ है, कार्य समय के अकॉर्डिंग पूरा हो रहा है या नहीं। ये छठा चरण होता है। सातवां चरण है कुशलता। लास्ट में ये देखा जाता है कि जो संगठन बनाया गया है, क्या उसके सभी चरण अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं, क्या वह संगठन कुशलतापूर्वक कार्य कर रहा है, क्या उद्देश्यों को प्राप्त करना अब सफलतापूर्ण होगा या नहीं, यह सब कुशलता के अंतर्गत देखा जाता है। तो ये थे बच्चों संगठन की प्रक्रिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसे आप जरूर समझें और याद करें, ये एग्जाम में आने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे हम जानेंगे संगठन संरचना क्या होती है। बच्चों, हर व्यापार अलग अलग होता है, व्यापार का आकार अलग अलग होता है, प्रकृति अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग व्यापार के लिए संगठन का प्रारूप भी अलग होता है। कैसा संगठन किस व्यापार के लिए होना चाहिए, इसको हम जानेंगे। इसलिए संगठन की कई सारी संरचनाएं हैं जिनको हम जानेंगे। संगठन की जो संरचना के तत्व होते हैं, पहले हम उनको जानेंगे कि क्या क्या एक संरचना में होना चाहिए। पहला होता है कार्य की रूपरेखा। सबसे पहले संरचना के अंतर्गत संगठन की जो संरचना, संगठन जो बनाया जाता है, उसके अंतर्गत सबसे पहला जो तत्व होता है वो होता है कार्यों की रूपरेखा बनाना, कि कौन कौन से कार्य किए जाने हैं और किस कार्य के बाद किस काम को करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करना। दूसरा होता है विभागीकरण। जी हाँ बच्चों, जब काम की रूपरेखा बन जाती है, तब उसके बाद उसमें हमें विभागों में बांट देना पड़ता है कार्यों को, कि कौन सा कार्य किस विभाग के अंतर्गत आएगा। जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे वित्तीय विभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होंगे वो उसके अंदर कर देना, यानी कि विभागीकरण कर देना, कामों को विभागों में बांट देना। फिर आता है नियंत्रण क्षेत्र। जब हम कामों को विभागों में बांट देते हैं, अधिकार दे देते हैं, सौंप देते हैं, तब हमें नियंत्रण करना होता है। कौन सा व्यक्ति किस विभाग का कैसे नियंत्रण करेगा, किसको इस नियंत्रण करने का अधिकार है, इसको भी डिसाइड किया जाता है इस तत्व के अंतर्गत। अगला है अधिकार सौंपना। जब हम विभागों में कार्यों को सौंप देते हैं, नियंत्रण करने लगते हैं, तब हम उसी विभाग में से किसी एक व्यक्ति को अधिकार सौंप देते हैं उस विभाग को संचालित करने का। यह होता है अधिकार सौंपने के अंतर्गत। ये चार तत्व होते हैं जो किसी भी संगठन संरचना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी भी संगठन संरचना के अंतर्गत ये चार तत्व आते हैं तो वह संगठन संरचना अच्छी मानी जाती है। अब हम जानेंगे संगठन संरचना के प्रारूप, कौन कौन से प्रारूप होते हैं संगठन संरचना के। पहला है कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन, दूसरा है विभागीय संगठन, तीसरा है रेखा संगठन या शीर्ष संगठन, चौथा है रेखा एवं कर्मचारी संगठन। कर्मचारी संगठन को स्टाफ संगठन भी कहा जाता है बच्चों, और इसे समानांतर संगठन भी कहा जाता है। हम इन संगठनों के प्रारूपों को एक एक करके समझेंगे कि कौन सा क्या संगठन है, कैसा प्रारूप है, किसे कहाँ पर प्रयोग में लाना ज्यादा अच्छा है, हम एक एक करके इनको जानेंगे। हम जानते हैं बच्चों कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन के बारे में। कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत बच्चों व्यवसाय की संपूर्ण इकाई को छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया जाता है और उन क्रियाओं को विभागों में विभाजित करके उस विभाग के विशेष अधिकारियों को सौंप दिया जाता है जो उसमें
विशिष्ट हो, उस कार्य के लिए विशिष्ट हो उन्हें सौंप दिया जाता है। स्पेशल हो जो उस कार्य के लिए, उन्हें उस विभाग को सौंप दिया जाता है, उसे कहा जाता है कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन के प्रारूप को देखेंगे हम लोग, क्या होता है इसकी संरचना। सबसे पहले है शेयर होल्डर्स, अंशधारी जो कंपनी के मालिक होते हैं। संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उस व्यवसाय को संचालित करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो कार्यों का पूरा भार संभालता है, यही कार्यों को विभाजित कर देता है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको संरचना में, कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्तीय विभाग और सेवा वित्तीय विभाग। इन चारों विभागों को एक एक स्पेशलाइजर को सौंप दिया जाता है जो उस काम के लिए स्पेशल हो, एक प्रबंधक को सौंप दिया जाता है और फिर ये विभागीय अधिकारी अपने विभागों के अंतर्गत कार्य करते हैं, अपने कार्यों को विभाजित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है विपणन विभाग ने अपने कार्यों को अलग अलग बांट लिया है, जैसे पैकिंग विभाग, विक्रय विभाग, विज्ञापन विभाग और बाजार शोध विभाग। यानी कि विपणन के चारों कामों को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया है और अलग अलग कर्मचारी अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। तो इस तरीके के कारण जो कार्यात्मक संगठन के जो प्रारूप होते हैं, ये प्रारूप बच्चों ऐसे व्यवसाय में प्रयोग में लाए जाते हैं जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अब हम जानेंगे कार्यात्मक संगठन के प्रारूप का क्या क्या लाभ होते हैं। एक जो क्रियात्मक संगठन को हमने जाना है, इसके क्या क्या लाभ है। सबसे पहले है विशिष्टीकरण के लिए उपयुक्त। जी हाँ बच्चों, इसमें जो मैंने बताया आपको, विभाग का पूरा काम एक विशिष्ट अधिकारी को सौंप दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो व्यक्ति जिस काम के लिए स्पेशल होता है, जो अनुभवी होता है, उसे वह काम सौंप दिया जाता है, जिससे कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण होता है। दूसरा है प्रभावपूर्ण नियंत्रण। इसके अंतर्गत विभागीय अध्यक्ष अपने पूरे विभाग का प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रण करता है। प्रत्यक्ष संपर्क, जी हाँ बच्चों, इसके अंतर्गत विभाग के हर एक कर्मचारी का अधिकारी के साथ प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, जिससे कार्य में नियंत्रण अच्छे से किया जा सकता है। साधनों का उचित प्रयोग, जी हाँ बच्चों, विभागीय अध्यक्ष के होते हुए सभी कर्मचारी उसमें उपयुक्त सभी साधनों का उचित प्रयोग करते हैं। लोचशीलता, इस क्रियात्मक संगठन में लोचशीलता पाई जाती है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है समय और परिस्थिति के अनुसार। इसकी हानियां भी है, दोष जिसे कहेंगे, हम जानेंगे दोष क्या क्या है इसमें। सबसे पहला है समन्वय में कठिनाई। जी हाँ बच्चों, इसमें विभाग अलग अलग होते हैं, कर्मचारी एक दूसरे से दूर होते हैं हर विभाग के, जिससे इनमें आपस में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता, ये मिलजुल कर कार्य नहीं कर पाते। दूसरा है व्यक्तिगत हस्तक्षेप। इसमें एक ही व्यक्ति को यदि हम कार्य एक स्पेशल सौंप देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसका पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है, व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने लगता है वो अपने कामों में। अगला है उत्तरदायित्व के निर्धारण में कठिनाई। जी हाँ बच्चों, इसके अंतर्गत जो विभागीय कार्य सौंपे जाते हैं, उसमें उत्तरदायित्व को देना बहुत कठिन हो जाता है। नवाचार की अवहेलना, जब हम एक ही व्यक्ति को एक ही काम देते हैं करने के लिए, तो इससे उसके अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं, जो रचनात्मक क्रियाएं होती है, वो समाप्त हो जाती है, जिससे उसके अंतर्गत कोई भी नया काम करने की इच्छा नहीं होती, वह बोर होने लगता है अपने काम से। तो क्या होता है कि जो नई चीजें आनी है व्यवसाय में, वो नहीं आ पाती है। अब हम जानेंगे बच्चों विभागीय संगठन संरचना के बारे में। क्रियात्मक संगठन में कार्यों को विभाजित किया जाता है और विभागीय संगठन में विभागों में विभाजित किया जाता है। देखेंगे कैसे, इसका प्रारूप जैसे आपको दिख रहा है। अंशधारी, शेयर होल्डर्स, मालिक, मैंने पहले भी बताया। संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब यह अपने कार्यों को कैसे बांटता है, इसने जिस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, उस वस्तु को ही 2 भागों में बांट दिया है। जैसे एक है इंजन डिवीजन यानी कि विभाग, और दूसरा है बॉडी विभाग। बॉडी डिवीजन यानी कि विभाग, डिवीजन मतलब होता है विभाग, यानी कि इंजन वाला बनाने वाला विभाग अलग हो गया, बॉडी बनाने वाला विभाग अलग हो गया। अब ये विभाग अपने कार्यों को अलग अलग विभाजित करेंगे। सेम कार्य हो रहा है लेकिन उनका विभाग का काम अलग अलग हो गया। जैसे देखिए, इंजन डिवीजन में उत्पादन विभाग अलग है, विपणन विभाग अलग है, वित्तीय विभाग अलग है, सेवा वित्तीय विभाग अलग है। ऐसे ही बॉडी डिवीजन में उत्पादन विभाग अलग है, वित्तीय विभाग अलग है, विपणन विभाग अलग है और सेवा वित्तीय विभाग अलग है। काम अलग अलग हो रहे हैं, अपने अपने विभागों के एक ही वस्तु को 2 भागों में बांट देना
विभागीय संगठन संरचना। इसके क्या क्या लाभ है उनको जानेंगे हम लोग। सबसे पहला है समन्वय में सरलता। जी हाँ बच्चों, इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक चीज को दो भागों में बांट दिया, अब उस भाग के सारे कर्मचारी आपस में समन्वय अच्छे से स्थापित कर पाते हैं। दूसरा है उत्पादन पर ध्यान। हर एक कर्मचारी का जो ध्यान होता है वो अपने विभाग के उत्पादन पर होता है। उचित नियंत्रण, इसमें विभाग के हर कर्मचारी पर, हर विभाग के छोटे छोटे विभागों के कर्मचारियों पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। और उचित प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत जिस भी वस्तु का निर्माण किया जा रहा है उसके सभी कर्मचारियों को उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे एक अच्छा प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त हो पाता है। प्रतियोगिताओं का लाभ, दो अलग अलग विभाग बना दिए गए, वस्तु एक ही बन रही है, फिर क्या होता है दोनों विभागों में प्रतियोगिता करके अधिक से अधिक उत्पादन करना आसान हो जाता है। इसके दोष जानेंगे विभागीय संगठन संरचना के दोषों को। सबसे पहला है अधिक खर्चीली। जी हाँ बच्चों, लेकिन यह जो संगठन की संरचना है, विभागीय संगठन की संरचना, वो बहुत अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें जब दो विभाग बना दिए जाते हैं या अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं तो हर एक विभाग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रबंधक की आवश्यकता हो जाती है, तो उसको उतना ही हमें खर्च करना पड़ता है। अलग अलग स्पेशलाइजेशन चाहिए होते हैं, अलग अलग कार्य करने वाले कर्मचारी चाहिए होते हैं, तो इससे जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा है नियंत्रण में कठिनाई आती है। हर एक विभाग को अलग अलग नियंत्रण किया जाता है, जिससे एक सामूहिक नियंत्रण नहीं हो पाता। अगला है उच्च स्तरीय प्रबंधकों की आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है। जितने ज्यादा विभाग होंगे उतने ज्यादा उच्च स्तरीय प्रबंधकों की आवश्यकता और उतना ही ज्यादा खर्च बढ़ने लगता है। तो ये थे बच्चों दोष, विभागीय संगठन संरचना के दोष थे। अब हम बात करेंगे बच्चों संगठन के अन्य प्रारूपों के बारे में। अन्य प्रारूपों में है रेखा संगठन और दूसरा है रेखा एवं कर्मचारी संगठन। सबसे पहले जानेंगे रेखा संगठन क्या है। रेखा संगठन जैसे नाम से ही जान रहे हैं, एक लाइन में चलना। जी हाँ, इसका जो प्रारूप होता है इसमें कार्यों को एक लाइन से चलाया जाता है। इसमें आदेश एक उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाता है और वही आदेश मध्य कर्मचारी से लेकर निम्न कर्मचारी तक वही आदेश फॉलो किया जाता है। इस जो संगठन का यह प्रारूप है वह सैनिकों के संगठन में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इस रेखा संगठन को विभागीय संगठन, श्रृंखला संगठन और सैनिक संगठन भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं जानेंगे रेखा संगठन की। सबसे पहला है सरलता से क्रियान्वयन। जी हाँ बच्चों, जो रेखा संगठन है उसको आसानी से क्रियान्वित किया जा सकता है। रेखा संगठन के अंतर्गत जो बच्चों आदेश दिया जाता है वो उच्च अधिकारी से निम्न सैनिकों तक दिया जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आदेश को दिया जाता है। रेखा संगठन में कार्यों का विभाजन स्वतंत्र विभागों में किया जाता है। अलग अलग विभाग में अलग अलग कार्यों को विभाजित किया जाता है। रेखा संगठन में प्रत्येक कर्मचारी का संबंध अपने निकटतम अधिकारी से ही होता है, ना कि बाकी अधिकारियों से। रेखा संगठन के अंतर्गत बच्चों एक अधिकारी के नियंत्रण में सीमित कर्मचारी ही कार्य करते हैं ताकि उनका नियंत्रण अच्छे से किया जा सके। अब हम जानेंगे बच्चों रेखा एवं कर्मचारी संगठन में संगठन का प्रारूप। कर्मचारी संगठन जो प्रारूप है यह प्रारूप रेखा संगठन और क्रियात्मक संगठन का मिश्रण है। रेखा संगठन और क्रियात्मक संगठन में जो भी बाधाएं आई, जो भी दोष आए, उन दोषों को अलग करके उन्हें खत्म कर इस नए प्रारूप को बनाया गया, जिसे रेखा एवं कर्मचारी संगठन कहते हैं। इसमें आप लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर रेखा एवं कर्मचारी संगठन का। इसमें सबसे ऊपर मुख्य प्रबंधक होता है। मुख्य प्रबंधक अपने कार्यों को विभाजित करता है। कैसे करता है? एक तरफ उसने अपने जनसंपर्क अधिकारी रखे हैं और दूसरा सहायक प्रबंधक। जनसंपर्क जो सलाह देते हैं, बाहर की बातें पता करके, विशेषज्ञ जो होते हैं वो बाहर की बातें पता करते हैं और फिर मुख्य प्रबंधक को उस बात के लिए सलाह देते हैं और सहायक प्रबंधक उसके साथ मिलकर कामों को पूर्ण करता है। जैसे देखेंगे हम लोग उसके नीचे है वित्तीय प्रबंधक। वित्तीय प्रबंधक, कारखाना प्रबंधक और विपणन प्रबंधक। ये तीनों प्रबंधक अलग अलग होते हैं, अपने अपने कार्यों के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इनके अंतर्गत देखिए जो कारखाना प्रबंधक है वह किस्म नियंत्रण प्रबंधक से जुड़ा रहता है और वह उसको किस्मों का नियंत्रण करने का कार्य करता है और वही प्रबंधक प्लांट प्रबंधक 1 और प्लांट प्रबंधक 2 से जुड़ा रहता है, जो कारखाने के अंडर में आता है। दूसरा देखेंगे
यह भी देखिए दो लोगों से जुड़ा रहता है, एक है विज्ञापन सलाहकार और दूसरा है बाजार अनुसंधान विशेषज्ञ। इन दोनों से सलाह लेकर वह सहायक विपणन प्रबंधक के साथ मिलकर कार्य को पूर्ण करता है। इसके अंतर्गत सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये था बच्चों रेखा एवं कर्मचारी संगठन का प्रारूप, जिसे हमने देखा। इसमें हमने क्या देखा कि कर्मचारियों में कार्यों को विभाजित किया जाता है, अधिकारियों को काम दिया जाता है, प्रबंधक अलग अलग अपने कामों को ले लेते हैं और प्रबंधक निर्णय लेने के लिए अपने सलाहकार से सलाह लेते हैं। इसमें सलाहकार भी होना जरूरी है और उच्च प्रबंधकों की भी आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे बच्चों अंतर रेखा संगठन और रेखा एवं कर्मचारी संगठन के अंदर में दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले है आदेश की प्राप्ति। रेखा संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा ही आदेश दिए जाते हैं, जबकि रेखा एवं कर्मचारी संगठन में अधिकारी के साथ साथ विशेषज्ञों की सलाह भी ली जाती है आदेश देने के लिए। विशेषज्ञ रेखा संगठन में विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रेखा एवं कर्मचारी संगठन में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। दायित्वों का निर्धारण। रेखा संगठन में दायित्वों का निर्धारण सरलता से हो जाता है, जबकि रेखा एवं कर्मचारी संगठन में दायित्वों का निर्धारण करने में बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। निर्णय रेखा संगठन में जो निर्णय लिए जाते हैं वह उच्च प्रबंधक द्वारा ही लिए जाते हैं, जबकि रेखा एवं कर्मचारी संगठन में जो निर्णय लिए जाते हैं वह विशेषज्ञों की सलाह के साथ ही लिए जाते हैं। पदोन्नति रेखा संगठन में पदोन्नति के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि रेखा एवं कर्मचारी संगठन में पदोन्नति के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये था अंतर रेखा एवं रेखा कर्मचारी संगठन के बीच। तो ये था बच्चों संगठन प्रारूप, जिनको हमने एक एक करके जाना। आज के वीडियो में इतना ही। इस यूनिट के आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।